बड़े बिग शॉट्स हैं, तो वो अपना पैसा इस रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं भी उनकी ब्लैक मनी इसमें हमारी कंज्यूम हो जाए। कुछ लोग जो मकान बना बनाया ले लेते हैं, सोचते हैं हमें कोई खेचल ना करनी पड़े। तो अगर मकान हम किसी डीलर का बना हुआ लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर से तो फिनिशिंग बहुत बढ़िया कर दी जाती है, अंदर पाइपिंग, बिजली फिटिंग का काम या सैनिटरी का काम बड़ा हल्का किया होता है, ऊपर से ऐसे उसको नई दुल्हन की तरह चमका देंगे भी, पता नहीं इसके जैसा कुछ। कई लोग शॉर्ट टाइम में ही पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए गलत रास्ते भी यूज करते हैं। मान लो मैंने जाके पूछा भी यहाँ प्लाट चाहिए मुझे, 500 गज का प्लाट चाहिए, क्या रेट लगेगा, तो आगे से आवाज आएगी 20,000 रुपए गज। अगर वही प्लाट मैं किसी मित्र को कहूं भी उसका प्लाट पड़ा है बेचने के लिए, फोन कर लो, तो वो फोन करेंगे जी, आगे से आवाज आएगी जी भाई साहब 15,000 रुपए में बड़ी मुश्किल में ग्राहक मिलेगा। क्या ये जो प्रॉपर्टी के रेट होते हैं डीलर सेट करते हैं? प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा है, पर जो बैंक के थ्रू लेन देन होता है वो बहुत कम होता है, और भारी मात्रा में जो कैश है वो लेन देन किया जाता है। क्या इससे 2 नंबर की पेमेंट को बढ़ावा नहीं मिलता? मैं गोविंदा गया और अपने टैक्सी लेके गया और 5 दिन में गरीब गया और अमीर बनकर चला आया, वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है। कुछ लोग अपना मकान नहीं खरीद पाते और सारी उम्र ना 8 से 10,000 रुपए किराए भरते रह जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे भी वो अपना मकान बना सके? दुकान लेनी अच्छी है, प्लाट लेना अच्छा है, या मकान लेना अच्छा है? अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल करी जा सकती है। इन्वेस्टर्स का पैसा ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां से वो भी कमाई करके निकलेगा, तो लोग आपको नेम भी देंगे, फेम भी देंगे और आपको कंधों पे उठाकर रखेंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर ली, आपको गाड़ी पसंद आ गई, आज 2 लाख रुपए आपने पैसा दे दिया, 18 लाख रुपए फाइनेंस करवा दिया, उसकी ईएमआई भरते रहेंगे 10 साल, और 10 साल बाद उस गाड़ी 20 लाख की गाड़ी की क्या कीमत रहेगी? नमस्कार साथियों, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान हर एक की जरूरत है। मकान ऐसे नहीं बन जाता या ऐसे नहीं मिल जाता, इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर की बड़ी मेहनत लगती है, उसका विश्वास लगता है। हर कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में घुस रहा है, कोई बनाकर बेच रहा है, कोई सौदे करके कमा रहा है। तो इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं, बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट हुए और आज उनका लेवल बहुत बड़ा हो गया है, नवीन मेहता जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तनेजा जी, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे सिरसा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया है, जो मैंने अपने 25 साल के अनुभव से रियल एस्टेट में जानकारी हासिल की है, जो कि मैं अपने सिरसा वासियों के साथ जो खरीदना और बेचना रियल एस्टेट में चाहते हैं उन लोगों के साथ मैं अपनी जानकारी शेयर कर सकूं। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने मुझे आमंत्रित किया, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद तनेजा जी। नवीन जी, आजकल प्रॉपर्टी का बिजनेस फैल रहा है, बहुत बढ़ रहा है, हर कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में आना चाहता है। जी जी। अगर किसी के पास काम है या किसी के पास काम नहीं है, हर कोई ये कहता है भाई प्रॉपर्टी के काम में आ जाए, बहुत कमाई है। क्या ये सच है? देखिए, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैंने ये रियल एस्टेट में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब मुझे लगभग 2001 में मैंने इस रियल एस्टेट में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो तब से लेकर आज तक का मैं सारा सिनेरियो चेक करता हूं, तो जो रियल एस्टेट में ग्रोथ हुआ है साहब, उतना तो उसके नजदीक कोई भी बिजनेस मुझे ठहरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी जो रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 20-25 साल में, और जो बिलियनियर हैं, जो बड़े शॉर्ट्स हैं अपने इंडस्ट्रीज के, तो सभी ने ही रियल एस्टेट, चाहे वो अपना अदर बिजनेस जरूर कर रहे हैं, बट उनका साइड बाय साइड पैसा रियल एस्टेट में पैसा लगता है, और उसी से ही आज वो बिग शॉट बने हैं। तो मैं ये इस बात में मैं कोई दुराई नहीं मानूंगा भी रियल एस्टेट आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, नॉट इवन एक रेजिडेंशियल पर्पज,
बट आल्सो ये सेल परचेज ट्रेडिंग के हिसाब से भी बड़ी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, अभी रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी हब है। हाँ, ये आमतौर पर देखा गया है, सिरसा का कोई भी बड़ा दुकानदार है या कहीं का भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा और उसी से उसका लेवल बड़ा हुआ है, ना कि बिजनेस से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पर एक बात बताइए, आजकल जो प्रॉपर्टी डीलर हैं कई तरह के आगे, कुछ सही भी होते हैं, कुछ फ्रॉड भी होते हैं, तो सही और गलत में कैसे पहचान कर सकते हैं? देखिए, अभी ये बात आपकी 100% सच्चाई है। अभी पांचों उंगलियां कभी बराबर हो नहीं सकती। ये रियल एस्टेट में नहीं, हर लाइन में ही ऐसा चलता है भी। हर किसी की अपनी अपनी साइकोलॉजी है, अपना वे ऑफ वर्किंग है, उसी के अकॉर्डिंगली लोग काम करते हैं। कई लोग शॉर्ट टाइम में ही पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए गलत रास्ते भी यूज करते हैं। तो वो तो देखो हर लाइन के अंदर है। तो सेलर और परचेजर अपने माइंड को कंसीडर को रखते हुए रियल एस्टेट को सारा डीलर्स की सर्वे करते हुए ही अगर परचेजर और सेलर इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है क्योंकि हर किसी के बॉडी में सेंसर लगे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेता है भी ये डीलर जो बात कर रहा है इसकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना मिथ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भी शॉर्ट टर्म वाले, बट जो लॉन्ग विजन का डीलर होगा वो कभी आर्टिफिशियल बात नहीं करेगा, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा, ऑनेस्टी के साथ चलेगा, पैसे को लेकर बिल्कुल फेयर रहेगा और कभी किसी चीज को आपको कन्विंस नहीं करने की ज्यादा बार बार कोशिश करेगा भी ये प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि उसको पता है भी कल को 1% भी मार्केट में अगर उसको एप्रिसिएशन नहीं हुआ तो उस पर कहीं ब्लेम ना लग जाए। वो गुडविल को भी मेंटेन में रखते हुए काम करेगा। तो ये हर ट्रेड में ही होता है, ना कि रियल एस्टेट में होता है भी। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले विजन वाले प्लेयर जरूर होते हैं। अगर किसी एरिया में मैं आज प्लाट खरीदने जाता हूँ, मान लो मैंने जाके पूछा भी यहाँ प्लाट चाहिए मुझे, 500 गज का प्लाट चाहिए, क्या रेट लगेगा? तो आगे से आवाज आएगी 20,000 रुपये गज। अगर वही प्लाट मैं किसी मित्र को कहूँ भी उसका प्लाट पड़ा है बेचने के लिए, फोन कर लो, तो वो फोन करेंगे जी, आगे से आवाज आएगी जी भाई साहब 15,000 रुपये में बड़ी मुश्किल में ग्राहक मिलेगा। क्या ये जो प्रॉपर्टी के रेट होते हैं डीलर सेट करते हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ ये जो प्रॉपर्टी का रेट है ये कभी डीलर सेट नहीं कर सकता, ये मार्केट ही तय करती है भी उस एरिया का क्या रेट होता है। देखो, मार्केट में रेट के पीछे तनेजा जी, रेट को लेकर उस एरिया का डेवलपमेंट कैसा है, मार्केट का रुझान कैसा है, डिमांड सप्लाई कैसा है, उसके नियर बाई कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कितनी है, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, अगर उसके नियर बाई कोई हाईवे निकल रहे हैं, कोई एयरपोर्ट आ रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो नेचुरली है वहाँ पे कोई कमर्शियल इंडस्ट्रीज तैयार होती है, रेंटल एसेट तैयार होते हैं, तो उस एरिया में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो उस समय रेट में अप्रिसिएशन होता है। एंड सेकंड थिंग क्या है भी, डीलर है वो तो देखो, वो एज ए डीलर उसको एक ये प्रोसेस है डील का, उसको थोड़ा सा गैप जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि लेने और बेचने वाले का एक माइंड सेट होता है भी हमने बार्गेनिंग करनी है। अगर वो रेट डिफरेंस माइनर नहीं रखेगा तो वो डील को क्लोज नहीं करवा पाएगा। हाँ, बट ये है भी बहुत ज्यादा अगर वो गैप रखेगा तो, क्योंकि आजकल ये मार्केट इतनी वाइड हो चुकी है, इतना सोशल मीडिया का आ चुका है सिस्टम भी। अगर आप सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी गुड़गांव, बॉम्बे या वहां भी है, तो मैं अपने घर बैठे ही अदर रिसोर्सेज से उसको वेरीफाई कर सकता हूं। अगर डीलर उसमें गैप रखेगा तो वो अपनी गुडविल और फेथ मार्केट में खोएगा। तो अगर जो सही डीलर है वो रेट में ज्यादा वेरिएशन रखता नहीं है, क्योंकि उसको पता है भी हर कोई वेरीफाई करता है, चाहे सेलर है चाहे बेचने वाला है, अपनी जायदाद को बेचने के समय। तो वो ना ही कभी डीलर मार्केट रेट तय कर सकता है। उसका एक मेजर कारण ये भी है, अगर सपोज करो एक ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है, इसमें अरबों करोड़ों अरबों रुपए का सिस्टम चल रहा है। अगर एक डीलर किसी की भी मान लो इन्वेस्टमेंट है, हर आदमी के पास लिमिटेड पूंजी होती है, अगर सपोज करो उसने 10 प्लॉट बुक कर लिए, अगर पीछे से डिमांड ही नहीं है, उसका प्लॉट सारे उसको पेमेंट करनी पड़गी और उसका वो सारा पैसा ब्लॉक हो गया, तो वो पेमेंट वो कहाँ से अरेंज कर पाएगा? अगर मार्केट में बायर ही नहीं है और उसने मार्केट को हाइप क्रिएट किया है भी मैं यहाँ मान लो मार्केट को तेज कर दूंगा और उसका आगे बायर ही नहीं निकल पाया, तो वो तो बेचारा फंस जाएगा।
नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो वो मैं नहीं मानता भी ये ओवरऑल सिनेरियो होता है भी बैंकों का जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो उस समय क्या है पैसे की लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाती है, या उस एरिया में डेवलपमेंट कैसा है वो चीज़ें डिसाइड करती है, नॉट इवन डीलर मार्केट को रेट को बढ़ा सकता है। मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग जो मकान बना बनाया ले लेते हैं, सोचते हैं हमें कोई खेचल ना करनी पड़े। हो सकता है वो मकान किसी कस्टमर ने बनाया हो या हो सकता है वो किसी डीलर ने बनाया हो। तो अगर मकान हम किसी डीलर का बना हुआ लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर से तो फिनिशिंग बहुत बढ़िया कर दी जाती है, अंदर पाइपिंग, बिजली फिटिंग का काम या सैनिटरी का काम बड़ा हल्का किया होता है, या जो टाइलों की क्वालिटी आजकल बड़ी अलाट वाली मिल जाती है वो लगा दी जाती है। ऊपर से ऐसे उसको नई दुल्हन की तरह चमका देंगे भी, पता नहीं इसके जैसा कुछ खास ही नहीं है। तो ये बात सही है या गलत है? देखो ये बात पूरी तरह से कहना सही भी है और पूरी तरह से ये बात गलत भी है। देखो लोग क्योंकि मकान बेचने के समय अगर हम सजावटी चीजों का बिल्डर यूज नहीं करेगा तो वो अट्रैक्शन आ नहीं पाती। और मैं ये मानता हूं जो एक लॉन्ग विजन का बिल्डर होगा वो कभी ऐसी हल्की सोच नहीं रखेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, मेन जो नींव है, चाहे वो ईंटें हैं, चाहे उसकी नींव है, चाहे उसके कॉलम है, उसमें वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग एसेट होता है। तो उसको पता है अगर मेरी गुडविल, मेरी रेपुटेशन खराब होती है तो मेरे आगे आने वाले प्रोजेक्टों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, बट ये है भी कई लोग उस चीज में भी कटौती करते हैं और जो दिखने वाली चीज है उसको फिनिशिंग में फोकस करते हैं, क्योंकि उसका कोई चेकिंग तो हो नहीं सकती। बट मैं ये फिर अपील करना चाहूंगा, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन या कोई बनी बनाई बिल्डिंग देखना चाह रहे हैं तो उस डीलर की क्रेडिबिलिटी को जरूर चेक करें, या किसी आर्किटेक्चर है, या कोई इंजीनियर है, या उससे रिलेटेड कोई भी आदमी है तो जिसको उसकी जानकारी है उससे कृपया विजिट करवा के उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को जरूर चेक किया जाए। क्योंकि देखो मकान एक बना बनाया मकान है, एक सारी उम्र की एक कस्टमर्स की जमा पूंजी उसमें निवेश होती है। तो कहीं हम मकान ऐसा ना जरूर परचेज कर लें जिसके हमें बाद में मतलब मुसीबत या धोखा हो जाए उस आदमी के साथ। तो बाकी उस डीलर की हमें जरूर क्रेडिबिलिटी को चेक करना है, उसको जरूर जांच पड़ताल करनी है। कोई मकान या बिल्डिंग कोई एक दिन में तो खड़ी होती नहीं है, अड़ोस पड़ोस से भी हमें उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का हमें जायजा मिल सकता है। बाकी अगर अच्छे बिल्डर ने बनाया है तो जरूर उसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि एक आम आदमी अगर बिल्डिंग बनाता है, देखो मकान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। तो अगर हमें एक आम आदमी मान लो सपोज करो मकान यूज के लिए बनाता है, वो एक सारी जिंदगी में एक या दो मकान बनाता है तो वो इतना उस डीपली नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता जितनी बिल्डर को नॉलेज होती है। वो मतलब अच्छी चीज कस्टमर को प्रेजेंट आजकल की वक्त की नीड के अकॉर्डिंगली अच्छी चीज बना सकता है और प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर बिल्डर अच्छा है, नाम उसका अच्छा है, उसने अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो आप उसके प्रोजेक्ट में जरूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नवीन जी, अगर आज की युवा पीढ़ी या कोई रिटायरमेंट के बाद अगर बिजनेस में आना चाहे तो क्या ये प्रॉपर्टी का बिजनेस बढ़िया है? देखिए, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस जब से मैंने ये रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया है तो रियल एस्टेट के बिजनेस से तो बेहतरीन मुझे बिजनेस कुछ आज के दिन में जिसके अंदर आप सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए मैं कहता हूं भी आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। आप क्योंकि उसके पीछे का मेजर कारण क्या है, जब आप अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां से वो भी कमाई करके निकलेगा, तो लोग आपको नेम भी देंगे, फेम भी देंगे और आपको कंधों पे उठाकर रखेंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। क्योंकि इसमें आपने भी पैसा कमाना है, आपके इन्वेस्टर्स ने भी पैसा कमाना है। तो मैं तो नई जनरेशन को जरूर कहना चाहूंगा अभी अगर रियल एस्टेट में आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल करी जा सकती है। और सेकेंडली क्या है, आपने सिर्फ अपनी कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है।
अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सपोज कीजिए आपको अनुभव कम है इस लाइन के अंदर तो भी चलेगा। आप किसी भी स्टेज कर अंदर हैं, पैसे की आपके पास शॉर्टेज है तो भी चलेगा, आप एफर्ट्स कम लगा सकते हैं तो भी चलेगा, बट एक चीज नहीं चलेगी इस रियल एस्टेट के अंदर, वो है ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। अगर आप नहीं रखेंगे तो रियल एस्टेट में आप आज भी फेल हैं, कल भी फेल हैं, आपको कोई जिंदगी में उठा नहीं सकता। और जब लोगों ने आप पे ट्रांसपेरेंसी और आप पे फेथ करना स्टार्ट कर दिया तो आपको इस फील्ड में कोई हरा नहीं सकता। दुकान लेनी अच्छी है, प्लाट लेना अच्छा है या मकान लेना अच्छा है? कई लोग क्या होता है अभी सोचते हैं अभी रेंटल इनकम लेंगे, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, उसके अंदर कोई एक आधी दुकान खरीद लेते हैं और बड़े लंबे टाइम तक वो दुकानें बनती नहीं हैं, वो उलझे रह जाते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब देखिए, डिपेंड करता है भी आप किस प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं बड़े शहरों में, वो हमें रेंटल अश्योर इनकम का हमें दावा कर देते हैं। अगर वो रुपए वाली चीज, सपोज कीजिए उन्होंने हमें पहले 1.5-2 रुपए की चार्ज कर लिया, अगर उन्होंने कुछ हमें रेंट दे भी दिया तो आपकी उसमें प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन नहीं होगा। हमें डायरेक्टली रेंटल की इनकम तो आ गई, बट उसमें हमें आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन ना हुआ तो वो भी एक लॉस है। अगर सपोज कीजिए आप प्लॉट पैसा लगाते हैं, उससे आपको रेंटल इनकम नहीं आएगा बट उसमें अप्रिसिएशन रहेगा, क्योंकि देखिए भी रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, क्योंकि हर रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी बेसिक चीज जरूरत है जो कि हर इंसान की नीड है। छत बहुत जरूरी है, तो इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती मकान को लेकर। कमर्शियल एसेट ठीक, अगर सपोज कीजिए, अब ये भी डिपेंड करता है भी आप कितने बजट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आप 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं फिर तो आप कमर्शियल में जा सकते हैं। अगर सपोज कीजिए 20-30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। और अगर हम मॉल्स वगैरह में दुकान लेते हैं तो उसके देखिए उसमें मेंटेनेंस को लेकर इश्यूज रहते हैं। सपोज कीजिए आपकी वो मॉल नहीं चला, वहाँ पर कमर्शियल में दिक्कत आई, तो ये थोड़ा सोच समझ के हमें लगाना है अभी वो ऑलरेडी उस मॉल्स के अंदर किस लेवल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना उसका मतलब रेंटल आ रहा है, क्या है। ये तो देखो सारी चीज़ें बायर्स को जरूर चेक करनी चाहिए और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही आप पैसा लगाएं। आमतौर पे देखते हैं कुछ लोग अपना मकान नहीं खरीद पाते और सारी उम्र ना 8 से 10 हजार रुपये किराए भरते रह जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे भी वो अपना मकान बना सके? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप युवा अवस्था में हैं तो आप अपने शौक को जरूर मार के रखिए एक बार स्टार्टिंग में। सपोज कीजिए भी आप ने 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर ली, आपको गाड़ी पसंद आ गई, आज 2 लाख रुपए आपने पैसा दे दिया, 18 लाख रुपए फाइनेंस करवा दिया, उसकी ईएमआई भरते रहेंगे 10 साल, और 10 साल बाद उस गाड़ी 20 लाख की गाड़ी की क्या कीमत रहेगी? हार्डली 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपए। वो पैसा आपको डेप्रिसिएशन की तरफ ले गया। अगर आप वही पैसा 20 लाख रुपए, आज देखिए बैंक ने फाइनेंस के लिए आपकी अगर आईटी ठीक है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक ने अपने मुंह खोल रखे हैं, बैंकों ने बोरियों के। आप जितना मर्जी, मतलब जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उसका 80% 90% तक भी बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है। और बैंक हाउस लोन पे तो बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 7 पॉइंट समथिंग चार्ज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्कोर। तो अगर वहां से अगर सपोज कीजिए आपके पास पैसा एक बार स्टार्टिंग में लगाने के लिए नहीं भी है तो हम बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं, छोटे से उससे शुरुआत कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आज आपने पैसा लगा लिया और मतलब 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए भी आपने इन्वेस्ट किया, तो वो 10 साल में वो प्रॉपर्टी आप पिछली जिस हिसाब से हिस्ट्री चेक करते हैं वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि मुझे याद है हमने एक प्लॉट 2013 में परचेज किया था 16 लाख रुपए का, और हमने वो फाइनेंस करवाया था, उसका ब्याज तो हमें पे करना पड़ा 8 लाख रुपए, 24 लाख रुपए का 16 का, और वो हमने प्रॉपर्टी 10 साल बाद बेचनी पड़ी 1 करोड़ 13 लाख रुपए।
अगर सपोज कीजिए हमने 16 और 8 23 लाख रुपए 24 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ 13 लाख 90 लाख रुपए हमें प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? आज आप ये चेक कर लीजिए, आज हम युवा हमारा एप्पल A17 की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। भी आप अपनी वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं अपने दिखावे। हाँ, एक बार आप स्टैंड हो जाइए, फिर आप अपनी गाड़ी भी लीजिए, आप अपना मोबाइल भी लीजिए, उस तरफ बाद में जाइए। अगर आप मतलब एसेट बना लेंगे रियल एस्टेट में, तो वो आपके लिए भविष्य के अंदर आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना, अभी अब आपने कुछ नहीं करना, आपने घोड़े घोड़े खरीद के रख दिया, अब आप आराम से बैठे हो, घोड़े ही दौड़ेंगे आपके लिए, वही आपको कमाई करवा कर देंगे। तो जरूर आपको रियल एस्टेट में अपना एक छत या अपना एक एसेट जरूर बना लेनी चाहिए, जो कि आपके भविष्य का एक मतलब एक बुढ़ापे में बहुत एक लाठी के रूप में काम करेगा। आपने एक एडवाइस दी भी लोन लेके मकान ले लेनी चाहिए। ये जनरल सवाल है, प्रॉपर्टीज इसका कोई लेना देना नहीं है। भी एक आम आदमी लोन ले लेता है, मकान ले लेता है, आज उसके दिन अच्छे हैं, वो उसको लगता है भी मैं 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीना किस्त निकाल सकता हूँ। सबके दिन एक जैसे नहीं रहते। अगर उसके साथ कोई परेशानी आ गई और उससे बैंक की किस्त नहीं निकल रही है, तो बैंक क्या करेगा? उसकी किस्त नहीं निकलने के कारण उसका सिबिल रिकॉर्ड बिगड़ गया, उसका लोन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो उसको परेशानियां होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप लोन भी लेंगे तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है भी आपकी मतलब EMI तो 50,000 है, आपकी इनकम भी 50,000 रुपये है। ये तो प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जिसमें पेशेंस चाहिए, इसको होल्डिंग की कैपेसिटी चाहिए। ये गोल्ड की तरह तो है नहीं भी हम आज पैसे की जरूरत है और हम आज बेचने के लिए निकल गए तो वहां पे साई लेकर हमारे लिए कस्टमर तैयार ही बैठे हैं। तो जितना इसमें आप पेशेंस रखेंगे, तो कहते हैं ना गुड़ मीठा होता रहता है। तो इसमें आपको ये जरूर चेक करना है भी मतलब अभी अगर मेरा 50,000 रुपये मेरा इनकम है, तो मैं 10,000 15,000 रुपये ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंगली देखो, अब कोई धक्के से क्यों गिरना चाहेगा तो उसको तो कोई बचा नहीं सकता। तो अपनी सोच समझ के बुद्धि को यूज करते हुए अपना पैसा लगाना है। भी मेरा अगर मतलब प्रॉपर्टी पेशेंस में बाजार में फ्लक्चुएशन रहता है, भी थोड़ा समय होल्ड भी करना पड़ गया, तो मेरे ऊपर लोड ना आए, मेरे ऊपर प्रेशर ना रहे, तो वो चीज़ को तो देखो जरूर ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप करते रहेंगे तो आप कभी जिंदगी में विफल नहीं होंगे। सरकार ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, पेपरलेस रजिस्ट्री। इसके लोगों को क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है? देखिए, कोई भी नया सिस्टम अगर लेकर सरकार आई है, तो मैं ये मानूंगा भी अब अगर हम डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है। अब डिपेंड करता है भी ये सॉफ्टवेयर कितना फ्रेंडली रहता है। क्योंकि शुरुआती समय में तो कुछ इश्यूज आते हैं भी, जैसे जैसे समय गुजरता है विद द पासिंग ऑफ टाइम उसमें अमेंडमेंट होती रहती है। अभी जैसे कि खन्ना कास्ट को लेकर इशू आ रहे हैं, और भी कई इशूज आते हैं जिसमें शुरुआती दौर में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, पर आने वाले समय में कस्टमर्स के लिए एक ये हेल्पफुल जरूर रहेगा। देखिए, इसमें लोगों को घर बैठे ही रजिस्ट्री अपलोड करनी पड़ती है, आपको तहसीलों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा, और फर्जीवाड़ा जो धोखाधड़ी है उसमें भी मतलब सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटल आपका हो जाएगा, तो उसमें भी कस्टमर के लिए एक सेफ्टी इश्यूज रहेगा। तो ये एक शुरुआती जोर पे जरूर प्रॉब्लम है, बट सरकार जैसे जैसे समय के साथ सुधार लाने की कोशिश कर रही है, तो ये आने वाले समय में एक अच्छा पहल रहेगी सरकार की। प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा हैं, पर जो बैंक के थ्रू लेन देन होता है वो बहुत कम होता है, और भारी मात्रा में जो कैश है वो लेन देन किया जाता है। क्या इससे 2 नंबर की पेमेंट को बढ़ावा नहीं मिलता? देखिए, बिल्कुल मिलता है। इसमें 2 नंबर का पैसा रियल एस्टेट में बहुत खपाया जाता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, और सर्कल रेट क्योंकि साल बाई साल उसके एप्रिसिएशन होता है। मान लो प्रॉपर्टी आज हमने 10,000 की है, तो वो इन द मीन टाइम 1 साल में वो 15,000 20,000 की होगी, उसका जो सर्कल रेट तो होगा वो 1,000 2,000 रुपये, वो तो 1 साल के बाद बढ़ाया जाएगा। तो उसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बिग शॉट्स हैं, तो वो अपना पैसा इस रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं भी उनकी ब्लैक मनी इसमें हमारी कंज्यूम हो जाए। अगर वो कंज्यूम नहीं हो पाएगी, तो रियल एस्टेट में जरूर एक ठहराव रहेगा, और वो एक खपाने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है।
और मैं ये कहना चाहूँगा, बट ये है भी उसमें एक पैसे की सेफ्टी को लेकर, और बायर को मतलब, क्योंकि ऑनलाइन कैश के पैसे की कोई ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है, ऑनलाइन पैसा का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो उसको एक सुरक्षा तो नहीं रहता सेफ्टी पॉइंट व्यू से। बट फिर पैसे को अब कहीं न कहीं तो ब्लैक मनी को कमाना ही है, तो इसलिए वो उसका ज़रूर यूज़ करते हैं। वो करना ही पड़ता है, अगर नहीं पर अगर वो सारा ही काम ऑनलाइन में होने लग गया, फिर लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है? वो फिर एफडी करवा लेगा, या और अदर मतलब पैसा जब उसके पास है ही एक नंबर का पैसा, तो रियल एस्टेट में यूज़ ही इसलिए किया जाता है भी हमारा 2 नंबर का पैसा इसमें कंज्यूम हो जाए। अगर किसी ने कोई मकान ले लिया है, रजिस्ट्री में लिखा हुआ भी 200 गज का मकान है, रजिस्ट्री हो जाती है, तो उसके बाद आकर अगला चेक करता है या रजिस्ट्री से पहले चेक करता है भी ये 200 नहीं, ये तो 194 गज है, तो वो जो 6 गज के पैसे हैं डीलर देगा, बेचने वाला देगा, लेने वाला देगा, कौन भुगतेगा उसको? अगर वो 200 गज की प्रॉपर्टी है और हमें बाद में पता लगता है 194 गज है, वो तो देखो डील करने के समय कागज देखे जाते हैं। जो सही डीलर है वो पहले ही उसकी इन्वेस्टिमेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी ये जगह कितनी है, फिजिकली उसका इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसे ही हम करेंगे तो मतलब आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी भी वो 194 या 200 गज, उसका फिजिकली हमने उसका पोजीशन ले लिया, उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए भी रजिस्ट्री है या मोटेशन है। तो अगर इसका तो अगर पहले ही आपको क्लैरिटी होगी तो आप पहले ही उसका फैसला कर लेंगे भी ये जगह कम है, तो ये पैसा वो डील खुल करने के समय वो बात अगर खुल जाएगी तो वो वाद विवाद का विषय नहीं बनेगा। हाँ, ये अगर हमने डील कर ली और बाद में ये विषय बन जाते हैं तो फिर एक समस्या का फिर एक मतलब आपसी डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्लॉट आजकल इतने कॉस्टली हैं, खरीदने वाला कहता है भी मैं वो पैसा नहीं भरूंगा, बेचने वाला कहेगा भी मैं नहीं वो पे करूंगा। तो ये पहले ही अगर खुल जाए, अगर पहले ही उस चीज के कागज और मतलब उसका पोजीशन चेक हो जाए, तो ये डील करने के समय तो आप 4 चीजें पहले खोल सकते हो। अपने मुख की कौड़ी बात कर लो, मिट्टी तो बाद में भी होती रहेंगी, तो ये पहले चेक हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आजकल कच्ची कॉलोनियां कट जाती हैं, डीलर है काट देते हैं, बड़े बड़े दावे कर देते हैं भी यहाँ पे चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, लाइटें लगाई जाएंगी, सीवर लाइन लगाए जाएंगे, लोग बहकावे में आकर के प्लाट ले लेते हैं और 5-5, 7-7 साल तक वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। तो आप क्या सुजेशन करेंगे भी ऐसे प्लॉट्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों के पास पूंजी कम होती है, वो सोचते हैं भी सस्ता प्लाट मिल रहा है ले लो। देखिए, मैं ये कहूँगा भी आप पहले बिल्डर को जो भी कॉलोनी काट रहा है या प्लॉट दे रहा है फिर उसकी रेपुटेशन कैसी है, भी जो वो कमिटमेंट कर रहा है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, और वो कॉलोनी ऑथराइज्ड है या नहीं है, बिजली पानी म्युनिसिपल कमेटी मतलब उसको डीटीपी की एनओसी या मार्केट अपने म्युनिसिपल कमेटी से उसको एनओसी वगैरह मिली है या नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए, और हो सके तो ऐसे आदमी से, बेचने वाले से या बिल्डर से या ऐसे उससे ब्रोकर से डील करें भी जो आपको कमिटमेंट करी जाए उसमें आपको बाद में सस्ते के चक्कर में ना पड़े। आप सस्ते को ना देखें भी रियल एस्टेट के अंदर, आप डील करते वक्त इन चीज़ों का जरूर विचार विमर्श कीजिए भी वो प्रॉपर्टी ऑथराइज्ड है या नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन तो नहीं है। अगर आपको खुद खोज कीजिए, खुद नॉलेज नहीं भी है, तो उस प्रॉपर्टी को आप चाहे बैंक से फाइनेंस जरूर करवा लीजिए, बैंक आपको उस चीज की आपको रिपोर्ट दे देगा। अगर सपोज कीजिए बैंक ने आपको लोन दे दिया तो इट मीन्स भी वो प्रॉपर्टी फुल प्रूफ आइडेंटिफाइड है भी, उसमें किसी तरह का लिटिगेशन नहीं है। तो ये चीजें बड़ा चेक करना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कस्टमर्स की जमा पूंजी, देखो पैसा इस रियल एस्टेट में बहुत करोड़ों रुपये जमा, इंसान की जमा पूंजी लग जाती है, तो अगर पैसा कहीं गलत हाथों में चला जाए तो एक इंसान को बहुत चुभता है, और तो ये चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे रजिस्ट्री बंद होती है, किसी ने प्लाट बेच दिया, उसके बाद दोबारा बिक गया, दोबारा बिक गया, दोबारा बिक गया, 6-7 जगह बिक गया, आज रजिस्ट्री उसकी खुल गई, और वो जो पहले वाला बंदा जिसने बेचा था तो वो कई बार परेशानी खड़ी कर देता है भी मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा, इसमें 4 डीलर घुस गए, तो फिर उस टाइम में क्या होगा? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा ये विषय बड़ा गंभीर है। ये तो अब इस तरह के तो केसेस आमतौर पे देखने को मिल ही रहे हैं। बे सपोज कीजिए उसने उस समय 5,000 बेच दिया, आज वहाँ
सर्कल रेट सपोज कीजिए उस समय 3,000 या 4,000 रुपये गज था 5-7 साल पहले, आज वहाँ सर्कल रेट 10,000 रुपये गज हो गया है। पहली बात है वहाँ फिर वो ये विचार करता है भी उस समय मैं प्रॉपर्टी बेचता तो मुझे 3,000 रुपये गज के हिसाब से पैसा वाइट में मिलता, और मुझे आज वो पैसे मुझे 20 लाख मिल रहा है तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है। ये पैसा कौन पे करेगा, ये भी विषय है। या सपोज कीजिए उसके बाद उस जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके घर में डेथ होगी या उसके साथ कोई फैमिली डिस्प्यूट पड़ गया है, तो ये विषय तो जरूर है। तो इसलिए ध्यान रखें भी जो भी कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो उसको रजिस्ट्री वगैरह ओपन हो, ताकि कस्टमर को पैसा लगाने के पश्चात अपने अगर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, अगर उसके पश्चात भी अगर लोग नहीं अगर फिर मतलब इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए डील करते समय भी उस एरिया की रजिस्ट्री ओपन है या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। आजकल हुड्डा में डायरेक्ट ऑक्शन स्टार्ट हो गया है, पहले भी चलता था अब भी चल रहा है, क्या इससे प्रॉपर्टी डीलर का धंधा इफेक्ट नहीं होता? देखिए भी सरकार अगर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू प्लॉट बेच रही है, उससे मैं सरकार का काम किसी एक पर्टिकुलर धंधे को खत्म करना तो है नहीं, वो सिस्टम में डिजिटल लाना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहती है भी बायर्स और सरकार डायरेक्ट म्यूचुअली कंसेंट से मतलब म्यूचुअली तो नहीं बीडर्स अपना बिड लगाए और प्लॉट ले जाए, तो कस्टमर्स के लिए भी एक ट्रांसपेरेंसी है भी पैसा सारा वाइट में जाना है, वाइट में जाएगा तो लोन भी उसको जितने का प्लॉट मिलेगा 80% तक उसको लोन मिल सकता है, वो भी उसके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। उससे भी मेजर टास्क क्या है, अगर हम रीसेल में प्लॉट खरीदते हैं तो ये मान लो मुझे कोई प्लॉट पसंद आ गया तो इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं है भी वो प्लॉट हमें सेलर हमें देगा या नहीं देगा, या रेट लगवा कर छोड़ देगा, या अपने रेट हमारी जरूरत को देखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को मतलब प्रॉपर्टी का प्राइस हाइक कर देगा। तो बट अगर हम ऑक्शन में हमने डायरेक्ट हम ले रहे हैं तो हमने बिड लगाकर प्लॉट लेना है, वहाँ हमें डील कंफर्मेशन तो एटलीस्ट हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ अगर ज़्यादा लोग प्लॉट लेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों में फेथ जुड़ता है, लोग प्लॉट लेते हैं, मकान बनाते हैं, तो उससे व्यापार ज़्यादा ही बढ़ता है। डीलर्स को मैं ये नहीं कहूँगा भी डीलर्स अगर जब जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे तो उस एरिया में डेवलपमेंट होगा तो डीलर्स कुछ प्लॉट रीसेल में भी तो बिकेंगे, तो डीलर्स के काम पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा भी। हमें ऐसा लगता जरूर है भी ये ऑक्शन में लोग ले जाएंगे, बट कोई ये तो है नहीं भी ऑक्शन में कितने लोग ले पाएंगे, 10% 20%, और जो 80% बायर है जो ऑक्शन में नहीं ले पाएंगे वो उनको रीसेल में लेना पड़ेगा, डीलर्स की लेना पड़ेगा उन लोगों को। तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मैं नहीं मानता भी पड़ने वाला है, बल्कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है, ये एक अच्छी पहल है सरकार की। आपके हिसाब से कॉलोनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या हुड्डा में? देखिए वो डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। कॉलोनीज के अपने मजे हैं, लोग कहते हैं भी मार्केट के नियर हम रहना चाहते हैं, घर के नज़दीक दुकान होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो वो कॉलोनीज में प्रेफर करते हैं। बट जो नई जनरेशन है जो खुला एनवायरनमेंट देखना चाह रही है, तो वो ये देखना चाह रही है भी अच्छे अच्छे पार्क हैं, वेल मेंटेन गलियां हैं, प्रॉपर लेआउट है, आगे पीछे वेंटिलेटेड हाउस है, और डॉक्यूमेंटेशन है, टाइटल क्लियर है, बैंकिंग लोन फैसिलिटीज है, और नया टोरा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीज़ें इंक्रोचमेंट नहीं है, आपके एलोकेटेड कमर्शियल सेंटर्स हैं, तो वो वहाँ रहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोगों के जो मोहल्लास के अंदर कॉलोनीज के अंदर, तो उन लोगों का भी ड्रीम है भी हम हुड्डा में अपना सेल्फ अकोमोडेशन बनाएं और हम एक ज़िंदगी को अच्छा सुकून भरी पीस भरी ज़िंदगी को हम एंजॉय कर सकें। और हुड्डा का तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये कहना चाहूँगा इतना बेहतरीन है, इतना खुला एनवायरनमेंट है, अगर आपको सपोज कीजिए आंखों में पट्टी बांध दी जाए और आपको हुड्डा के सेंटर में रख दिया जाए तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा हम सिरसा में रह रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा हम चंडीगढ़ में आ चुके हैं। तो हुड्डा तो एक बेहतरीन विकल्प है। देखिए कॉलोनी में भी रेट कम नहीं है, हुड्डा में भी रेट लगभग सिमिलर से हैं, कोई थोड़ा 5-10% का वेरिएशन हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, बट हुड्डा एक बेहतरीन खुला स्ट्रक्चर है। तो हुड्डा में आई थिंक हुड्डा एक बेहतरीन विकल्प है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है,
फिर सेकेंडली क्या है, जो सिरसा हुड्डा है वो बिल्कुल एक त्रिकोण में है। अभी इधर से हिसार रोड है, इधर से बरनाला रोड है, दोनों मेन रोड्स की कनेक्टिविटी है। मेडिकल कॉलेज उसके नियर बाई है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, तो बहुत अच्छा स्टेडियम है, बहुत अच्छा विकल्प है हुड्डा एक। आपको प्रॉपर्टी एडवाइजर की लाइन में कई साल हो गए, आपके सामने कई प्रॉब्लम भी आई होंगी जिसने बड़ा परेशान कर दिया होगा, अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो रियल एस्टेट में तो हर्डल पग पग पे ही रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। बट अगर आप ट्रांसपेरेंसी से और होनेस्टी से काम करते हैं तो कभी मैं ये मानता नहीं आपको कभी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, क्योंकि जब आप फेयर है ना तो आपको कभी भी, क्योंकि हर जो सामने वाला सेलर और बायर है जो रियल एस्टेट से मतलब काम करता है, वो एक मतलब अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, मतलब अच्छे रेपुटेशन वाले, वो कभी जानबूझकर, मैंने नहीं देखा भी जानबूझकर आके भी कोई प्रॉब्लम डालते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई ऐसे अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है, तो अगर आपने फेयरनेस रखी हुई है, जब ऑनेस्टी से है, तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामने आना आएगा नहीं। वो दोनों पक्ष बैठकर आपको कोऑपरेट करने के लिए जरूर एग्री हो जाएंगे। तो मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, इसमें आपको कभी कमी नहीं लानी, अदरवाइज आपको किसी चीज में दिक्कत आने वाली है नहीं। बड़े शहरों की तरह सिरसा में भी अब रिवाज शुरू हो गया है, ग्राउंड फ्लोर किसी का, अपर फ्लोर किसी का, तीसरा फ्लोर किसी का। तो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में सलाह देना चाहेंगे, करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप हुड्डा में ही मकान बनाना चाहते हैं, अब हुड्डा में मकान बनाना तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ही है। और अगर आप सपोज कीजिए भी आपका बजट इशू है, आप हुड्डा में भी रहना चाहते हैं, स्पेशियस घर लेना चाहते हैं, और आपके पास बजट इश्यूज है, क्योंकि अगर जब प्लॉट इतने महंगे हो जाएंगे तो आने वाला समय तो फ्लोर कल्चर में आएगा ही आएगा। नीचे पार्किंग फैसिलिटीज मिल गई, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई, मतलब गेटेड एरिया मिल गया, तो वो आने वाला समय फ्लोर कल्चर में आएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। और फ्लोर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है रहने के लिए, मतलब उसमें बहुत से सेफ्टी भी बेनिफिट्स है आपको, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में भी कम में आपको हाउस मिल जाता है। और एक अगर अच्छा उसके अंदर एक सोसाइटी का रूप ले लेता है, अगर उस फ्लोर के अंदर अगर आपके मतलब अच्छी फैमिलीज है, कंसेंट है, तो एक वो फैमिली के रूप में रहते हैं, तो बहुत अच्छा विकल्प रहेगा आने वाले समय में, फ्लोर सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। नवीन जी, एक रैपिड फायर क्वेश्चन सिस्टम होता है, एक जवाब में आपको सवाल का आंसर देना है, तो फटाफट से आपने बताना है। ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सिरसा में निवेश के लिए सबसे बढ़िया जगह? हुड्डा। रेजिडेंशियल या कमर्शियल? अकॉर्डिंग टू बजट एंड लोकेशन। प्लाट या फ्लोर? प्लॉट। सबसे सुरक्षित प्रॉपर्टी कौन सी है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। नए इन्वेस्टर को क्या सलाह देंगे? एक ऐसा डीलर का चयन कीजिए जो ऑनेस्ट, ईमानदार और एक अच्छी गुडविल वाला हो। ज्यादा रिटर्न कब मिलती है? पेशेंस से और होल्डिंग से। प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या चेक करें? प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको सही डीलर का ही चुनाव करना है। भविष्य में सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रॉपर्टी में कहाँ होती है? नियर बाई हाईवे, नियर बाई मेडिकल कॉलेज। आसरा रियल टेक की सलाह? भरोसे का प्रतीक और ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि प्रॉपर्टी की लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं ये जरूर संदेश देना चाहूंगा, वे रियल एस्टेट में जरूर आना चाहिए। इसमें पैसा कमाना हर इंसान का एक ड्रीम है। तो इस रियल एस्टेट बिजनेस में आपने सिर्फ एक ही चीज ध्यान जरूर रखनी है, जो कि कभी भी नहीं खोनी चाहिए। वर्ड्स की वैल्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। आप व्यवहार खरा रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ऑनेस्टी रखिए। अगर बाकी चीजों में आप थोड़ा बहुत कमी भी है, देखिए चीज हर एक चीज की वैल्यू है। मैं ये नहीं कहूंगा भी आपकी मेहनत की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपके एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, डेडिकेशन नहीं चाहिए, सभी चीज की वैल्यू है, ऑफिस चाहिए। बट अगर आपने वर्ड्स की वैल्यू को पहचान लिया, आपने व्यवहार खरा रखा, ऑनेस्टी रखी, ईमानदारी रखी, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इस लाइन में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। शॉर्टकट की तरफ मत चलिए, आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलिए।
कोई एक दिन में ऐसा तो है नहीं भी ये फिल्म है गोविंदा गया है और अपने टैची लेके गया और 5 दिन में गरीब गया और अमीर बनकर चला आया, वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, आपको ईमानदारी रखनी है। तो आप जब वक्त आएगा बहुत कम समय में आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा भी आप किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो इस लाइन में युवा पीढ़ी को जरूर आना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आना है, ईमानदारी के साथ आना है। आपकी बात बिल्कुल सही। हर बंदा अगर अपने नजदीक आसपास सर्कल में देखेगा ना, जो भी प्रॉपर्टी डीलर उनके लिंक में है या जान पहचान में है, आज से 10 साल पहले उनका लेवल कुछ अलग था, आज लेवल कुछ अलग है। भी एक वो अच्छी प्रॉपर्टी का हिस्सा बाजार में प्रॉपर्टी डीलर लेकर के बैठे हैं। तो सभी को प्रॉपर्टी लाइन में आने की हम भी सलाह देंगे। नवीन जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सिरसा पॉडकास्ट का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी।